दो तरीके के बिजनेसमैन दुबई में होते हैं, एक वो जो इमराती हैं, दूसरे वो जो नॉन इमराती हैं। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? बहुत अच्छे रूल्स वहाँ के हैं दुबई के। अगर आप अपनी मेहनत से और आप हकीकत करेंगे तो आप बहुत आगे तक पहुँच जाएंगे। दुबई में मैं जाऊँ, इन्वेस्टमेंट किस में करूँ? अगर आप दुबई में काम करना चाहते हैं तो जो कि दुबई में मेंटेनेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे हर चीज़ें सस्ती है। कौन है साजिद इफ्तिखार? हम लोगों के अभी चाहे कैसा भी आदमी हो, बस इंसान होना चाहिए और हम लोग हर किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। कौन सी कार थी जिसमें आपको मेंटेनेंस काफ़ी कम पड़ा? उसी कंपनी के फ़ैन हो गए क्योंकि उसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। पिताजी ने हमें एक ज़िंदगी दी और अच्छी सोच दी। उसके साथ साथ सब्र करना है, माफ़ करना है। माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। क्या फेक रिच शो करना ही इंस्टाग्राम पे सक्सेस है? उनकी एक फेक रील या फेक रील के चक्कर में वो किसी की मदद करते हैं। आपके ताल्लुकात ऑलरेडी पॉलिटिशियन से भी बहुत अच्छे हैं, तो क्या इससे बिजनेस में कोई हेल्प मिलती है? 10 मिनट बैठ के इंडिया के बारे में सोचें कि इंडिया को कौन चला रहा है। अगर आपको शौक है लग्जरी कार्स का, बिजनेस का, तो हमारे साथ आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट है साजिद इफ्तिखार, जो कि एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है और इंडिया में फेमस हैं जीएमसी कार को फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करने के लिए, जिसने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए पूरा इंटरव्यू देखते हैं। कौन है साजिद इफ्तिखार? थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। साजिद इफ्तिखार, देखिए हम निज़ामुद्दीन पट्टी हमारा गांव है और ये सरायमीर के पास है, आजमगढ़ ज़िला है। और हमने अपने गांव से पढ़ाई करी। अपने गांव से फिर आजमगढ़ गए, आजमगढ़ से फिर अलीगढ़ गए। अलीगढ़ में वहाँ पे जब पहुँचे तो अच्छी खासी हमारी एज हो चुकी थी। हमने वहाँ पे पढ़ाई करी। फिर लोगों में, दोस्तों में उठना बैठना। हम लोग 10 भाई हैं और हम लोगों के पूरे परिवार का गाड़ियों का शौक़ है। तो हम लोग गाड़ी इंपोर्ट करते हैं दुबई से इंडिया के लिए और घूमते हैं और एक अच्छी सोच रखते हैं कि किसी को ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से कोई कुछ नहीं। और जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनको लेके फ़िक्रमंद भी रहते हैं कि उनको कैसे पढ़ाया जाए, रोज़गार कैसे दिया जाए, उनको खाने का, इलाज का, हर चीज़ का उनका हम लोग को सारी फैमिली में सारे लोगों, सारे मेम्बर को और दोस्तों को भी, इवन दोस्त जो हमारे हैं उनको भी फ़िक्र रहती है इन सब चीज़ों की। पूछना चाहते हैं साजिद इफ्तिखार कौन है, तो यही हमारा है। अच्छा, आपने बताया आप एएमयू से थे। एएमयू में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट कौन सा लिया? किस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की? एएमयू से हमने +2 किया। +2 करने के बाद फिर हमने डिस्टेंस से बीकॉम किया और उसके बाद हमने दुबई चले गए। दुबई जाने के बाद हमने अपनी फैमिली का बिज़नेस और अपने सारे भाइयों के साथ मिल के किया। ओके। हमारे जो बड़े भाई हैं वो उन्होंने हमें बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस का कैसे चलता है, किस तरीके से, हर चीज़ उन्होंने सिखाई। और उन्हीं के तरीके पे और अपने अब्बा के तरीके पे हमने काम किया और बहुत अच्छा ग्रोथ किया अपने बिज़नेस में अपने भाइयों के साथ। बेसिकली आप जो बता रहे हैं इससे ऐसा लग रहा है कि आप कल्चरली अटैच हैं अपनी फैमिली से, अपने फैमिली मेम्बर्स से। आपने भी कुछ टाइम पहले एक रील भी डाली थी जिसमें आपने कहा कि मेरे पिताजी मेरे लिए सबसे बड़े हीरो हैं। इसके पीछे एक स्टोरी होती है, आपकी क्या स्टोरी है? हमारी देखिए पिताजी से हम इस चीज़ को हर वक्त फील करते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं कि पिताजी ने हमें एक ज़िंदगी दी और अच्छी सोच दी। उसके साथ साथ लोगों को कैसे मदद करना है, लोगों को, उनका कहना ये है कि वो हर चीज़ को सब्र करना है, माफ़ करना है। माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है और हमने करके भी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह माफ़ करके लोग बहुत ऊंचाइयों पे चले गए हैं और हम भी माफ़ करते हैं और काम करते हैं, सोशल काम करते हैं। और हमारे अब्बा जो हैं वो हमें एक फैमिली बिज़नेस दिया उन्होंने। हमने उस फैमिली बिज़नेस के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ जुड़ के हमने खूब अच्छा सा ग्रोथ किया अपने बिज़नेस में। तो हम इस मकाम पे यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम आज सोसाइटी को लेके फ़िक्रमंद रहते हैं और उनकी परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आपके फादर भी सोशली अटैच्ड हैं, लोगों की हेल्प करने में। आप भी उन्हीं से इन्फ्लुएंस हैं। तो क्या आप लोग का कोई ग्रुप है जिसके थ्रू आप लोग हेल्प करते हैं? आप लोग इंडिविजुअली लोगों तक पहुंचते हैं? ये कैसे है? या ऑर्गेनाइज्ड है या आप लोग को बस जो लगता है कि कोई परेशान है
उसको पहुंच जाते हैं? नहीं, देखिए कोई ऑर्गेनाइज अभी कोई ग्रुप नहीं है। और जैसे हम अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने जितने भी लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी कोई भी रिक्वेस्ट ऐसी आती है कि फ़ला परेशान है, उनकी मदद करनी है, तो हम लोगों के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जब अल्लाह के यहाँ ना नहीं है तो हम लोगों के यहाँ भी चाहे कैसा भी आदमी हो, बस इंसान होना चाहिए। और हम लोग हर हर किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अगर ऐसी मोहब्बत लोगों से मिलती रही, तो अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पे करेंगे और इसी तरीके से करेंगे। हो सकता है कोई एक दिन और कोई तरीका लेके आए मदद करने का, जिससे और आसानियाँ हो जाए। अच्छा अच्छा, आप ये अपना सोशल वर्क जो है क्या इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते हैं ताकि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हों और भी लोग करें? तो हमने जो अपना सोशल वर्क है बहुत ही कम पोस्ट करते हैं। और ज़्यादातर हम ऑफलाइन ही रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग कहते भी हैं और हकीकत यही है कि जैसी नीयत होगी ऐसी बरकत होगी। होता क्या है कि लोग इंस्टाग्राम पे अपने आप को रिच शो करते हैं, बेसिकली दे आर फेक रिच। लेकिन आपका जो काम है आपका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। आपने कहा कि आप गरीबों की अगर मदद करते हैं उसको इंस्टाग्राम पे शो नहीं करते हैं। तो ये मेंटेलिटी कैसे आती है? क्या फेक रिच शो करना ही इंस्टाग्राम पे सक्सेस है, या जो आपका तरीका है ये भी यूनिक है और आपको सक्सीड करा सकता है लॉन्ग टर्म में? देखिए जो फेक रीच बनते हैं उनका तो एक ना एक दिन पर्दा फाश हो जाता है कि कौन फेक है कौन रियल है। हम्म, और लेकिन मैं उनसे भी खुश हूँ कि हम्म, चलिए उनकी एक फेक रील या फेक रीच के चक्कर में वो किसी की मदद करते हैं। और जो लोग भी सोसाइटी में मदद करते हैं किसी की भी, हम्म, मैं उनसे बड़ा खुश हूँ और उनसे कुछ सीखता भी हूँ कि हाँ ये तरीके से कर सकते हैं। हम्म। हम चाहे उस चीज़ को लेके ऑफलाइन करें, लेकिन हाँ हमको उस चीज़ को देख के हमको एक आइडिया आता है, हाँ इस चीज़ से आप काम कर सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि जो लोग फेक रिच हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका दुबई से भी एक कनेक्शन है जैसे आपने बताया। क्या दुबई में जो आपका बिजनेस है वो इंस्टाग्राम से निकला या इंस्टाग्राम उस बिजनेस से निकला? देखिए जो हमारा बिज़नेस है वो फैमिली बिज़नेस है। 90 का बिज़नेस है। उस टाइम शायद हमें इंस्टाग्राम के बारे में पता भी नहीं था। और अभी हम लोग जब ये अलीगढ़ से हमने दुबई की तरफ गए, काम किया, तो हमने इंस्टाग्राम को यूज़ किया। खैर इंस्टाग्राम एक अच्छी चीज़ है कि जो पुराने दोस्त हैं, जो कोई आइडिया है, कोई बात है, उससे आप पहुंचा सकते हैं आप उन तक, उन सब चीज़ों के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी हाँ अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं इंस्टाग्राम से, या आप अपनी कोई भी चीज़ें भी इंस्टाग्राम से करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम बहुत ग्रोथ कराता है। दो तरीके के बिजनेसमैन दुबई में होते हैं। एक वो जो इमराती हैं, यानी जिनके पास दुबई की सिटीजनशिप है। दूसरे वो जो नॉन इमराती हैं, जिनके पास दुबई की सिटीजनशिप नहीं है। किसको किस तरीके के स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं और दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? देखिए स्ट्रगल सबका एक है, बस यहाँ के जो लोग हैं उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने अपना देश छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और वहाँ जाने के बाद रूल्स, बहुत अच्छे रूल्स वहाँ के हैं दुबई के। अगर आप अपनी मेहनत से और आप हकीकत करेंगे तो आप बहुत आगे तक पहुँच जाएंगे। मैं आपकी जो ऑडियंस है मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप दुबई के लिए ट्राई करते हैं, दुबई एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। अच्छा अच्छा, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है। जी। दुबई में मैं जाऊं, इन्वेस्टमेंट किस में करूं? क्योंकि कोई कहता है कि रियल एस्टेट में करिए, कोई कहता है कि आप दूसरे बिजनेस में करिए, लेकिन सैचुरेटेड इतना है कि मार्केट में लगता ही नहीं कि मेरी पर्सनली कोई जगह है। देखिए मैं फिर आपके ऑडियंस से एक बार दोबारा कहना चाहता हूँ कि अगर आप दुबई में काम करना चाहते हैं, तो जो जो आपके जेनेटिक, जैसे घर वाले जो आपका जो काम कर रहे हैं वो काम आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप पहले दिन से ही कुछ बड़ा करने के लिए सोचें, छोटा करके भी बड़ा कर सकते हैं, बस लेकिन करना पड़ेगा। जो कुछ भी आप करोगे पॉजिटिव वे में अच्छा करना पड़ेगा। क्या कभी आपके लाइफ टाइम में आपने कोई ऐसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की हो जो आपके लिए बहुत बड़ा एक फेलियर ब्लंडर साबित हुआ हो, और उसको आपने हैंडल कैसे किया? देखिए जो फेलियर और आपने बताया कि डिसीज़न कभी
हो जाता है, मैं इसको फेलियर नहीं समझता हूँ, इसको मैं एक लर्निंग समझता हूँ कि ये फेलियर नहीं, ये लर्न है, इसके बाद मैं इससे और अच्छा करूँगा। जैसे मैंने अलीगढ़ में जब मैं था तो वहाँ पे मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया था और मैं वहाँ पे फेल हो गया था, हम्म, और अल्लाह का शुक्र है कि तवक्कुल अल्लाह पे मैंने सब्र किया और अल्लाह ताला ने मुझे उससे कहीं कहीं मिलियन ज़्यादा मुझे नवाज दिया। तो आपको रीजंस पता चले कि आखिर में क्यों फेल हुआ हूँ? फेल होने की वजह ये थी कि फर्स्ट बिजनेस था और मैंने उस टाइम मेहनत नहीं कर पाया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो डिसीज़न था वो मेरा इसी पे आके रुक गया कि मैं मेहनत नहीं कर पाया, इसकी वजह से फेल हो गया। ओके, तो मेहनत सबसे बड़ा पॉइंट है। एक इंडिया में कल्चर देखा है हम लोग ने, वो कल्चर ये है कि जब भी कोई ऐसी कार जो हम लोग टीवी पे देखते हैं वो हम लोग के सामने आती है तो हम लोग फोटोज लेना उसके शुरू कर देते हैं, लेकिन जो कार जो ओन कर रहा है वो एक शौक से निकल जाता है हम लोग को देखते हुए कि हम लोग फोटोज ले रहे हैं। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ये हम तो उसी कैटेगरी में है जो फ़ोटो खींचने वाले उनसे, हम्म, लेकिन ये है कि कभी कभी हम भी दुबई से गाड़ियाँ लेके आते हैं, इंपोर्ट करके लाते हैं और यूज़ भी करते हैं और अपने दोस्तों को भी कहते हैं कि आप लोग भी इस्तेमाल करें, आप लोग भी इंजॉय करें। हम्म, और जो पब्लिक है वो लोग भी देखते हैं, खुश होती है, तो हम लोग भी रुक जाते हैं कि हाँ, ये भी बैठ जाएं हम्म। और ये भी हमारे साथ साथ इंजॉय कर लें। अच्छा, लास्ट टाइम आपने कौन सी कार दुबई से इंपोर्ट की थी? लास्ट टाइम मैं रैप्टर लेके आया था फोर्ड की। रैप्टर। जी। दुबई में महंगी कारें लेना एक कल्चर है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कि उनका मेंटेनेंस को संभाल पाना, वो प्रेशर कैसा होता देखिए महंगी गाड़ियों का मेंटेनेंस तो कुछ कंपनियां हैं जो ज़ीरो होता है, जो कुछ कंपनियां हैं उसका ज़्यादा होता है। है? आपकी कौन सी कार थी जिसमें आपको मेंटेनेंस बहुत पड़ा, और कौन सी कार थी जिसमें आपको मेंटेनेंस काफ़ी कम पड़ा? देखिए मेरे पास एक BMW थी बहुत पहले, मिनी कूपर, हम्म, और कई बार भी BMW में ले चुका हूँ। सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस हम्म। और सबसे ज़्यादा नापसंद करने वाली गाड़ी मेरे लिए BMW है। BMW। क्या दुबई में मेंटेनेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिया? नहीं, देखिए आप अगर दुबई जैसे मुल्क में हैं तो वहाँ पे आप मेंटेनेंस से लेके हर चीज़ से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ें सस्ती है। अच्छा, दुबई सस्ता पड़ता है। जी, हर चीज़ हर मेंटेनेंस सस्ता पड़ता है आपको। इवन कुछ भी जो टायर के आपके शौकीन हैं वो दुबई में जाके टायर का इस्तेमाल करें जी। और रिंग लगवाएं, स्पेशल लगवाएं। मैं तो खुद ही बहुत शौकीन इन सब चीज़ों का। मैं कहता हूँ कि लोग जो जाते हैं यहाँ से घूमने तो वहाँ से स्पेशल लेके आए। ये एक प्राइस का नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जैसे क्या होता है कि आदमी घूमने गया है, अपनी एक शौक होता है तो उसका अलग मज़ा होता है, लेके आना और फिर लगवाना, फिर इसको ड्राइविंग करना, मज़ा आता है। आपकी पहली लग्जरी कार कौन सी थी और वो कहाँ थी, दुबई में या लखनऊ में? देखिए हमने तो लग्जरी कार अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे इंडिया में इस्तेमाल करी है। पहले हमारी जो लग्जरी कार थी वो मर्सिडीज थी, 250 CD करके आती थी कोई, जी जी वो थी वाइट कलर की। जी। हमने उसका भी एंजॉय लिया और उसी से हम उसी कंपनी के फ़ैन हो गए, क्योंकि उसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है और गाड़ी भी बहुत कंफर्टेबल है, प्राइस भी अच्छा है, रिसेल भी उसकी अच्छी है, मतलब सब कुछ अच्छा है। वो गाड़ी का ऐसी है कि कहीं रोड पे आपको खड़ी नहीं मिलेगी, चलती हुई मिलेगी, कि चाहे किसी भी कंडीशन में हो। इससे पहले मैं इंस्टाग्राम देख रहा था तो देखा कि आपके ताल्लुकात ऑलरेडी पॉलिटिशियन से भी बहुत अच्छे हैं, आप उसको पोस्ट भी करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। तो क्या इससे बिजनेस में कोई हेल्प मिलती है? लोगों को लगता है कि अगर पॉलिटिशियन से ताल्लुकात है इसका मतलब इसका बिजनेस तो सक्सेसफुल होगा। मैंने लोगों से पहले ही बता रखा हूँ कि मैं ऑलरेडी मेरा वहाँ पे बिजनेस है और हम लोग सामाजिक हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से अच्छे से रिलेशन भी रखते हैं। तो हमारा एक रिलेशन है, ज़रूरी नहीं है कि किसी से मिलना हो तो वो फ़ायदे के लिए मिला जाए या फिर बिजनेस पार्टनर हो उससे। हमारा कोई बिजनेस पार्टनर नहीं, कोई कुछ नहीं। ऑप्शन रखे जाए दो, एक या तो मैं ज्वाइन करूंगा पॉलिटिक्स, दूसरा या मैं ज्वाइन करूंगा एक बिजनेस, आप किसको चूज करेंगे? मैं तो अपने जो साथी हैं और जो सोसाइटी के यंगेस्ट हैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग पॉलिटिक्स छोड़ के बिजनेस ट्राई करिए और बिजनेस आपको वहाँ तक पहुँचाएगा
जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, सोसाइटी में होता क्या है, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में अगर इन्वॉल्व होता हूँ तो पार्टी मुझे अपने आप पैसा देने लगेगी। आप क्योंकि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, आप पॉलिटिशियंस के साथ भी इन्वॉल्व हैं, ये सच है या झूठ है? आप जितने भी लोग हैं वो 10 मिनट बैठ के अपने इंडिया के बारे में सोचें कि इंडिया को कौन चला रहा है। पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन को कौन चला रहा है? बिजनेसमैन। जी जी। तो चाहे छोटा चाहे बड़ा, कोई भी बिजनेस करें, और बिजनेस से ही अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका कहने का मतलब ये अल्टीमेटली पैसा जो आता है पॉलिटिशियंस के पास भी वो बिजनेसमैन से आता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं जो हमारे यंगस्टर्स के लिए है कि एक 22 साल का लड़का है, वो दुबई आना चाहता है, आप उससे सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? जो 22 साल के या 20 साल के या 24 साल के लड़के जो यंगेस्ट हैं वो दुबई आना चाहते हैं, उनको पहले अपनी लाइफ से हकीकत में उनको आना होगा, ना कि वो रील में आए। वहाँ आके मेहनत करें, और जाने से पहले अगर सोचा है तो उनको मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ जाके मेहनत करनी होगी, वहाँ जाके स्ट्रगल करना होगा। हाँ, वहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं हैं जो आपकी केयर करेंगे और आपको खाना खिलाएंगे, आपको ये करेंगे, आपको पैसा देंगे, बिजनेस करने के लिए आपको आइडियाज़ देंगे। आप यहाँ से बिल्कुल स्ट्रांग होके जाना होगा आपको, तब जाके आप वहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे। लोगों को रहता है, एक धारणा रहती है कि लाइफ आउटसाइड ऑफ इंडिया इज ईजी। आपका कहने का मतलब ये दैट्स नॉट ट्रू। इंडिया के बाहर भी आपको मेहनत करनी है और जो भी आप करते हैं आपको दिल से करना है। वेल, दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।